हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 16 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2019 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी CGL 2021, CPO 2021, CHSL 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न, जो कि TCS ने हाल ही में SSC के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था मैथ्स में, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले मैं आपको CGL 19, CGL 20, CPO 19 और CPO 20 के भी क्वेश्चंस करा चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और CHSL 2019 के इससे पहले 11 वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। इसके बाद 6 वीडियोस और बचती है, मतलब टोटल मिला के आप मान लीजिए कि 18 वीडियोस में आपके CHSL 2019 के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अभी तक जो भी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर चुका हूं आपको CGL 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन की, अभी आपको आई बटन पे उनकी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और जो जो चैप्टर मैंने कराए हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाके देखें, विजिट करें। विजिट करने में कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। ये सब लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज। सारी अपडेट आपको जो भी मेरे को कमीशन की तरफ से मिलती रहती है, हम सब कुछ वहां पर डालते हैं। इंक्वायरी हो तो ईमेल आईडी पर मेल कर देना। व्हाट्सएप नंबर पे तो आप लोग करते ही रहते हैं मैसेज, तो व्हाट्सएप पे भी आप लोग अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो। और जो भी आपको लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो गया, ये वाला क्वेश्चन में और टाइम और थोड़ा कॉन्सेप्ट पता लगना चाहिए, तो इतना टाइम हो नहीं पाता वीडियो में, तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। क्योंकि ये वाले जो प्रैक्टिस सेशन है ये उन्हीं के लिए होते हैं जो एक बारी कोर्स कर चुके होते हैं। अगर आपने कोर्स कहीं से नहीं किया तो आप लोगों को फिर भी डाउट पूछना है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और इस वीक हम खत्म कर देंगे CHSL 2019 के क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीक से हम लोग CHSL 2020 के क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में बोला है, सलमा बाइज एन आर्टिकल एंड देन सेल इट, यहां पे इट कर लेना, एंड देन सेल इट फॉर ₹810। क्वेश्चन बोला, इफ शी loses 10%, then at what price should she sell it to gain 4% प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला है कि सलमा ने एक आर्टिकल खरीदा, उसको एक 810 रुपए पे बेच दिया। क्वेश्चन में बोला है अगर वो 10% का नुकसान कर बैठी है अपना, तो ये प्राइस बताए, मतलब वो प्राइस बताए कि उसने में बेचे ताकि उसको गेन हो जाए 4% का। आपने देखा कि अगर 100% जो है कॉस्ट प्राइस है तो 10% का नुकसान हो गया, मतलब 90% वैल्यू रहेगी। 90% पे जब वो बेच रहा है तो 810 रुपए पे बेच रहा है, तो आपने देखा 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू 9 रुपए होगी। आपको बोला क्या है कि अब उसको 4% प्रॉफिट कमाना है, मतलब 100% जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 4% अगर उसने प्रॉफिट कमा लिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 104%। 104% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 936 रुपए। यही आपसे पूछा था। अभी तक ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला है, इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ ₹320 अमाउंट्स टू रुपीज इतना इफ इंटरेस्टेड कंपाउंडेड। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 12.5% पर एनम। ठीक है, तो आपने देखा कि यार ये तो प्रिंसिपल है, ये जो है आपके पास अमाउंट है, तो आपके पास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 405 में से अगर मैं 320 घटाऊंगा तो आपको पता लग गया कि 85 रुपीज जो है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट कमा लिया। फिर आपको एक चीज और पता है क्या, कि यार मैं तो बिना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं, हमने क्या किया, सारे को रब कर दिया। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t। तो आपने देखा अमाउंट कितना, अमाउंट है 405। प्रिंसिपल को हम नीचे ले आएंगे, अमाउंट बाय प्रिंसिपल कर दो, प्रिंसिपल कितना 320। फिर आपने देखा 1 + रेट कितना 12.5, और टाइम हमें निकालना है। तो आपने देखा 12.5 जो है 8 पे जाएगा, 1 + 1/8 कितना हो जाएगा 9/8 की पावर t। और आपने देखा ये 5 पे जाएगा तो ये 64 हो जाएगा, और ये 81 हो जाएगा। और आपको पता है 64 और 81 जो है वो किसका
स्क्वायर करते हैं 8 और 9 का, तो आपको पता है 9/8 का स्क्वायर लिखा है, तो आपने देखा 9/8 का स्क्वायर इक्वल टू 9/8 की पावर टी, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई जब आपने कंपैरिजन किया 2 साल, मतलब 2 साल लगे उसको 320 से 405 रुपए पहुंचने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, तो आपको पता है एरिया जो होता है स्क्वायर का वो क्या होता है 4, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है आपके पास वो होता है साइड का स्क्वायर। तो आपने देखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर की आपको वैल्यू दे दी कितनी 4x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब आपको एक चीज पता है क्या कि यार ये ना परफेक्ट स्क्वायर है, किस चीज का, आपने देखा ये 4x प्लस 1 का ना परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप 4x प्लस 1 को खोलो तो आप एक चीज पाएंगे, क्या आप पाएंगे कि यार 4x प्लस 1 के होल स्क्वायर को अगर मैं खोलूंगा तो आप देखोगे 16x² प्लस 8x प्लस 1 लिखा होता है, मतलब साइड के स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 4x प्लस 1 के होल स्क्वायर के, तो साइड की वैल्यू क्या हो गई 4x प्लस 1 यूनिट। क्वेश्चन में बोला एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, PQ और RS जो है वो दो पैरेलल कोड्स हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ है, एक की लेंथ है 16 सेंटीमीटर और एक की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है दोनों के बीच में डिस्टेंस बताएं, दोनों कोड के बीच में डिस्टेंस बताएं अगर वो सेंटर से अपोजिट साइड है। अपोजिट मतलब एक कोड अगर ऊपर है सेंटर से तो दूसरा कोड जो है नीचे होगा। तो आपने देखा कि रेडियस की वैल्यू कितनी है, आपने देखा रेडियस की जो वैल्यू है ना वो आपको 10 सेंटीमीटर बोली है। फिर आपने क्या किया, सेंटर से जो है ना कॉर्ड पे परपेंडिकुलर घेर दिया। आपने सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर घेरा तो आपको पता है कॉर्ड जो है बाइसेक्ट हो जाएगी दो इक्वल पार्ट में। आपने देखा ये 10 ये 8 और 90 डिग्री की ट्राइंगल है, तो आपको पता है 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो इसकी वैल्यू 6 हो गई। फिर आपने देखा नीचे भी उसने सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर घेर दिया तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, तो आपने देखा ये भी 6 ये भी 6 और रेडियस जो है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो आपने देखा कि 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो दोनों कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 और 8 कितना 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोला है साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ये आपके सामने लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आपको पता है ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो आपने देखा कि साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री प्लस साइन 70 कॉस 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 70 प्लस 20 डिग्री, जिसको मैं बोलूंगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 1, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, तो आपने देखा 11 11 जो कितना होगा 121। 121 को अगर 121 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ -4 तो यहाँ +4 हो गया। और आपने देखा 3 - 7 कितना होगा -4, माइनस ऑफ -4 कितना होगा +4, ठीक है। और 10 माइनस, तो आपने देखा कि इसको सॉल्व करके 9 आ रहा है, तो 10 - 9 कितना होगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला PQRS जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको बताना है एंगल PQR की वैल्यू अगर PQ जो है वो पैरेलल टू SR है, ठीक है। तो आपको पता है पहली चीज क्या कि आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होता है 180। अगर एंगल P जो है 110 डिग्री है तो एंगल R कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल का जोड़ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 180 डिग्री होता है। फिर आपने देखा कि SR जो है वो पैरेलल है PQ के, आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल का जोड़ भी कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो आपने देखा एंगल R प्लस एंगल Q की वैल्यू कितनी हो गई 180। एंगल R जो है 70 है तो एंगल Q कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला था एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो इतना, तो आपने देखा कि एंगल के रेशो को जोड़ दूं मतलब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल रेशियो के हिसाब से कितना हो गया 3 + 4 + 8, और वैसे डिग्री के हिसाब से कितना होता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। 8 4 12 और 3 15, 15 की वैल्यू 180 डिग्री, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिग्री। अब आप क्या करो सबसे बिगेस्ट एंगल चूज कर लो, वही डिसाइड कर देगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, आइसोसेलेस है, ठीक है ना। तो आपने देखा सबसे बिगेस्ट जो रेशियो है वो कितनी है 8। 8 की वैल्यू कितनी हो गई 96 डिग्री। 96 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब 96 डिग्री को आपको क्या बोलना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए तो ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल कहलाती है, ठीक है। और एक ही एंगल पॉसिबल है जो ऑब्ट्यूज होगा,
बाकी दोनों के दोनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होंगे ट्राइंगल में, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल सिर्फ ऑब्ट्यूज हो सकता है, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल जो है वो एक्यूट होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं और तीसरा एंगल जो है अनइक्वल होता है। आपको बोला है क्या ax प्लस बी वाई इज अ फैक्टर ऑफ, तो आपने देखा कि अगर मैं इसको एलेबरेट करूं तो 2ab को मैं ab प्लस ab लिख सकता हूं, ठीक है ना। और यहाँ बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इनमें कॉमन है सिर्फ a लेने को, तो आपने देखा यहाँ पे बना ax स्क्वायर प्लस b, और फिर इसमें कॉमन है b लेने को, तो आपने देखा a प्लस, पर बाद में कॉमन चीज आ ही नहीं रही, मतलब इससे नहीं फैक्टर बनेगा। तो आपने देखा कि ये जो है ना, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, या फिर कोई सॉल्व करना चाहे वो कैसे कर सकता है। आपने देखा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए बी एक्स वाई और ए बी एक्स वाई, मतलब 2ab(xy) को दो पार्ट में खोल लो, ठीक है। तो आपने देखा ax को अगर मैं कॉमन लूँ तो आप देखो ax प्लस बी वाई लिखा है अंदर, फिर अगर मैं by को कॉमन लूँ तो आप देखो ax प्लस बी वाई लिखा है, ठीक है ना। तो अब आपने देखा ये लिखा है ax प्लस बी वाई और ax प्लस बी वाई, मतलब ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, तो इसका फैक्टर जो है वही ax प्लस बी वाई जो होगा इसी का फैक्टर होगा, मतलब ऑप्शन बी का ही फैक्टर हो सकता है ax प्लस बी वाई। अब ये वाला क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में भी किया था। सेलिंग प्राइस गिवन है, दो डिस्काउंट गिवन है, आपको तीन तरीके से सॉल्व करने का बताया था ये क्वेश्चन मार्क प्राइस निकालने के लिए, खुद से कर लेना। क्वेश्चन में बोला है tan 4a इक्वल टू cot a माइनस 20। आपको पता है कि cot थीटा जो होता है ना वो tan 90 माइनस थीटा होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि tan 4a जो होगा वो, हमने क्या किया, अब cot a माइनस 20 को जो है ना मैं tan में चेंज कर लूंगा, तो tan में चेंज करूंगा तो आपको पता है cot थीटा जो होता है वो tan 90 माइनस थीटा होता है, तो माइनस, ठीक है। तो आपने देखा 4a की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस a प्लस 20, तो आपने देखा 5a जो है 110 डिग्री हो गया, तो a की वैल्यू हो जाएगी 110/5 कितना, 22 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है AB जो है परपेंडिकुलर है BC पे और AQ जो है बाइसेक्टर एंगल BAC का। आपने देखा एंगल PQA, ध्यान से देखना, आपसे ये वाला एंगल पूछा है। कभी आप फिर कल वाले क्वेश्चन की तरह क्या करो, आपने देखा AB जो है परपेंडिकुलर BC पे और AQ जो है, सर ने बोला था कि यार, प्रतीक सर ने बोला था कि यार चेक करना है आप लोगों को कि AQ जो है किसका बाइसेक्टर है, कहीं चालाकी तो नहीं कर रहा। तो मैंने ये चीज आपको कल बताई थी कि आपको AQ जो है बाइसेक्टर चेक करना है। अभी आपने देखा क्या AP जो है परपेंडिकुलर हो गई किस पे, BC पे, AQ जो है BAC एंगल का बाइसेक्टर हो गया, मतलब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, एंगल B माइनस एंगल C का आधा, ठीक है। एंगल B और एंगल C के डिफरेंस का आधा एंगल है ये, पर आपसे ये वाला एंगल नहीं पूछा गया, आपसे पूछा है एंगल PAQ, आपसे पूछा एंगल सॉरी PQA, आपसे PAQ नहीं पूछा गया, आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्या, AP जो है परपेंडिकुलर है और AQ जो है एंगल बाइसेक्टर है एंगल BAC का, तो आपको पता है कि PAQ एंगल निकालना जो है वो थ्योरम क्या कहती है कि जब भी ऐसी कंडीशन हो कि AP जो है परपेंडिकुलर हो जाए BC पे और AQ जो है बाइसेक्टर हो जाए पूरे एंगल, इस पूरे एंगल BAC पूरे एंगल का बाइसेक्टर हो जाए, तो एंगल PAQ जो होता है वो एंगल B और एंगल C के डिफरेंस का आधा होता है। तो आपने देखा एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 30 डिग्री, तो 60 और 30 का डिफरेंस कितना होगा, 30/2 कितना हो गया, 15 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है ये आपके 15 डिग्री, ये 90 डिग्री। एंगल APQ में एक एंगल 90 एक एंगल 15, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका 75 डिग्री के इक्वल। क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि A और B सेपरेटली कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 डेज एंड 16 डेज, ठीक है। मतलब A अगर किसी वॉल को बिल्ड करता है, A अगर किसी वॉल को बिल्ड करता है तो वो 12 दिन में बिल्ड कर देगा, और B उसी वॉल को 16 दिन में बिल्ड करेगा, ठीक है ना।
तो आपको पता है क्या, आपको टोटल टाइम दे दिया ए और बी का। सबसे पहला काम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना, 48। आपको पता है टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल टाइम का एलसीएम लेके दोनों का। तो आपने देखा 48 आ गया वन डे वर्क। आपने देखा वन डे वर्क ऑफ ए कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो 48/12 किया 4 आ गया, 48/16 किया 3 आ गया। तो अब आपको इतनी चीज पता लग चुकी है कि एक दिन में ए जो है 4 काम करता है, बी जो है 3 काम करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला दे वर्क फॉर वन डे अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का क्या मतलब है कि अगर पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है ना। और बोला गया स्टार्टिंग विद ए, मतलब ए ही स्टार्ट कर रहा है। तो आपने देखा पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, ऐसे काम चलता चला जाएगा। अब इसको पूरे को जोड़ने की बजाय आप लोग क्या करें, आप देखिए पहले 3 दिन में, पहले 2 दिन में कितना काम हुआ। आपने देखा पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो पहले 2 दिन में कितना काम हो गया, 7। आपने देखा पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन फिर ए करता। हमें उस चीज से मतलब नहीं है कि तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन कितना काम हुआ। आप देखो कि पहले 2 दिन कितना काम हुआ। आपने देखा ए ने पहले दिन काम किया, एक दिन में 4 काम करता है। बी ने दूसरे दिन काम किया, एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों ने मिला के 7 काम कर दिया। कितने दिन में कर दिया, और 2 दिन में। ये आ गया आपके पास डेज और ये आ गया आपके पास वर्क। अब एक तरीका ऐसा है क्या कि आप लोग 7 का मल्टीपल यहां पे बना ले। आपने देखा 48 के नीचे जो है 7 का कौन सा मल्टीपल है, तो आपने देखा 48 के नीचे जो है 42 है। 42 जो है 7 पे जाता है, मतलब अगर मैं 7 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो आप देख सकते हो कि 42 काम अगर इधर भी 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो आपने देखा क्या कि 42 काम हो चुका है कितने दिन में, 12 दिन में। फिर आपने एक चीज देखी क्या कि 42 काम हो गया, काम बचा हुआ है 6 अभी करना, ठीक है। आपको पता है 12वें दिन किसने काम किया होगा, 12वें दिन आपने देखा हर ऑड दिन ए काम कर रहा है, हर इवन दिन बी काम कर रहा है। तो आपने देखा हर ऑड दिन ए काम कर रहा है, इवन दिन बी काम कर रहा है, मतलब 12वें दिन किसने काम किया, बी ने। अब अगला दिन है 13वां दिन, मतलब ऑड दिन कौन काम करेगा, ए, मतलब नेक्स्ट डे किसने काम करना है, ए ने। तो आपने देखा एक दिन और अगर मैं जोड़ दूं और एक दिन में काम होगा कितना, ए ने काम करना है, तो 4 काम होगा। काम कितना हो गया, 46। अभी भी 2 काम बचा हुआ है, ठीक है, 13 दिन। अब 13 दिन हो गए, ए ने काम किया 13वें दिन, 14वें दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। आपने देखा कि एक दिन में 3 काम करता है बी, ठीक है, एक दिन में 3 काम करता है बी, पर काम कितना करना है, 2। आपने देखा एक काम जो है 1/3 दिन में कर देगा और 2 काम जो है 2/3 दिन में कर देगा। तब आपने देखा कि 46 में 2 जोड़ू 48। अब मेरा टोटल काम हो चुका है, पर दिन कितने लगे, आपने देखा कि 2/3 दिन लगा था, पूरा दिन तो लगा नहीं। तो आपने देखा 13 सही 2/3 दिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक ऐसे हो सकता है, देखो एक और तरीका है। आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, 48। आपको पता है कि 7 का मल्टीपल जो है ना 48 में 1 ऐड करके भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 49, अब 49 7 से हमें 49 बनाना है। आपने देखा कि 7 काम हो गया 2 दिन में। तो आपने देखा कि 7 से अगर मैं 49 बनाऊं तो आप कहोगे कि यार 49 जो काम है ना वो 14 दिन में हो जाएगा, मतलब पीछे से आगे तो जा ही सकते हैं। जैसे 48 से 42 गए, फिर 42 से 48 आए, तो आप 48 से 49 जाके भी 48 आ सकते हो। तो आपने देखा कि 39 काम जो, वो 49 काम जो है, मतलब 7 7 जा 49 काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा, 14 दिन में हो जाएगा। मतलब हमने क्या देखा, अब की बार हमने देखा कि 48 में से मैंने 6 घटाया तो मेरा 42 आ गया था। मैंने पहले 42 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। पर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि यार 48 में 1 जोड़ो 49 आएगा, जो कि 7 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल अगर 49 है तो मैं आगे से पीछे भी आ सकता हूँ। मतलब मैंने देखा क्या कि 49 बनाने के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने देखा कि 49 काम जो है वो 14 दिन में हो जाएगा। अब एक काम मुझे माइनस करना है, मतलब मुझे 48 काम बनाने हैं। आपने देखा 14वें दिन किसने काम किया, 14वें दिन जो है काम किसने किया, आपने देखा 14वें दिन जो है काम बी ने किया, ठीक है। और बी एक दिन में 3 काम करता है। आपको एक काम माइनस करना है, मतलब 14वें दिन जो काम हुआ उसमें से एक काम माइनस करना है। हमने लास्ट डे जो काम हुआ उसमें से एक काम माइनस करना है। तो आपने देखा एक दिन में बी जो है 3 काम करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1/3 दिन। तो आपने देखा 14 में से 1/3 दिन घटा दो, तो आपने देखा 14 को मैं लिख सकता हूँ 13 + 1 माइनस 1/3। तो आपने देखा ये लिखा है 13, और 1 - 1/3 कितना होगा, 3 - 1, तो 12 + 2/3 हो जाएगा, तो 12
सही 2/3 दिन इज द करेक्ट आंसर, ऐसे भी हो जाता। तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। क्वेश्चन में बोला है क्या, वॉल्यूम ऑफ अ टैंक जो है वो 72 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, पहली बात तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में बोला है वाटर इज पोर्ड इनटू अ रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, मतलब पानी जो है डाला जा रहा है टैंक के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, मतलब 60 लीटर हर मिनट डाला जा रहा है पानी टैंक के अंदर। और टैंक की जो कैपेसिटी है या जो वॉल्यूम है वो कितना है, 72 मीटर क्यूब। तो आपको एक चीज पता है यहाँ पे, पहली बात तो क्या आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, लिख लेना ये चीज, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होता है। और इस यूनिट पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब मीटर क्यूब से लीटर बनाने का क्वेश्चन आपको काफी बार पूछा गया, पाइपिंग सिस्टम में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपने देखा कि वॉल्यूम जो है टैंक का वो कितना है, 72 मीटर क्यूब। और अगर मैं लीटर में देखूं तो ये कितना है, 72,000 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में जो है वो 60 लीटर डाल रहा है पानी। ठीक है, तो 72,000 लीटर वो कितनी देर में डाल देगा, आपने देखा कि 72,000 लीटर जो है वो 1200 मिनट में डाल देगा। आपने देखा 1 मिनट में जो है वो 60 लीटर पानी डाल रहा है। ठीक है, और 72,000 लीटर पानी वो कितनी देर में डाल देगा, 1200 मिनट में। पर आपको जो है ऑप्शन में आर दिया हुआ है, तो 1200 मिनट जो होते हैं, अगर मैं उसको आर में चेंज करूं तो बाई 60 करना पड़ेगा। बाई 60 करूंगा तो आप देखोगे 20 आर, मतलब 20 आर में जो है टैंक को भर देगा। अब ये वाला क्वेश्चन है आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x - 3y का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2x + 3y का होल स्क्वायर। ये जो है वो 2x + 3y है, और फिर अंदर जाके आपको पता है क्योंकि ये लिखा है a³ + b³ लिखा है, और a की वैल्यू यहाँ पे 2x हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 3y हो जाएगी। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो जुड़ती क्या है, आपको 2x - 3y फैक्टर बताना ना, इसी ऑप्शन का फैक्टर है। क्वेश्चन में बोला है 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी। ठीक है, 1800 किलोमीटर अपार्ट है। चलो आपने देखा स्टेशन ए यहाँ पे, स्टेशन बी यहाँ पे, और दोनों आपस में 1800 किलोमीटर अपार्ट है, और एक दूसरे की तरफ आ रही है। एक आ रही है 44 किलोमीटर पर आवर पे, और दूसरी ट्रेन जो है वो जा रही है 46 किलोमीटर पर आवर पे, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कहाँ पे वो दोनों ट्रेन मिलेंगी। पहली बात तो आप टाइम निकाल लोगे कि कितनी देर में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलती है। तो आपने देखा कि टाइम अगर आप निकालोगे, क्यों मैं टाइम निकाल रहा हूँ, पहले तो मैं ये चीज देखूं कि मैं टाइम क्यों निकाल रहा हूँ। आप एक चीज अगर यहाँ पे नोटिस करो, आप एक चीज अगर यहाँ पे नोटिस करो कि यार अगर मैं टाइम निकालूंगा और टाइम को अगर मैं स्पीड से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मुझे पता लगेगा ना कि कितना डिस्टेंस जो है, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं टाइम निकाल लूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि ए से कितनी दूरी पे मिली या बी से कितनी दूरी पे मिली। तो पहले टाइम निकालेंगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 1800 किलोमीटर। स्पीड कितनी, आपको पता है, दो जो ऑब्जेक्ट है, मतलब दो ट्रेन जो है मोशन में है, मतलब दो चीजें चल रही हैं, चाहे वो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, चाहे वो एक दूसरे से अपोजिट चल रही हैं, पर वो दोनों ट्रेन एक दूसरे, मतलब दोनों ट्रेन जो है मोशन में है, मतलब दोनों ट्रेन चल रही है, तो दोनों की स्पीड कैलकुलेट होगी, मतलब रिलेटिव स्पीड की बात होगी। आपको पता है रिलेटिव स्पीड जो है, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव स्पीड जो है ऐड हो जाती है। तो 44 में 46 ऐड कर दो, तो आपने देखा 44 में 46 ऐड करूंगा 90 आ जाएगा। 90 इसको कितने में काट देगा, 20 पे। तो आप बोलोगे क्या कि यार 20 घंटे बाद वो दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। अब आपने देखा कि 44 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है स्टेशन ए से ट्रेन, तो आपने देखा 1 घंटे में 44 किलोमीटर चल रही है, तो 20 घंटे में कितना चल देगी, 880 किलोमीटर। तो आपने देखा कि स्टेशन ए से 880 किलोमीटर दूर, तो आपने देखा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और स्टेशन बी से कितनी दूर, आपने देखा 46 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो आपने देखा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना ट्रेवल किया उसने, 20 घंटे, तो आपने देखा 920 किलोमीटर स्टेशन बी से। तो स्टेशन बी से 920 किलोमीटर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन में बोला गिवन दैट 2 की पावर 20 + 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय होल नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर। ठीक है, तो आपने देखा कि यार अगर मैं देखूं कि यार ये तो है ना, आपको पहली चीज तो एक चीज पता होनी चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए कि a + b का जो फैक्टर होगा वो a तो a + b होगा।
ठीक है, ए प्लस बी का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं, ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी ए प्लस बी फैक्टर होगा, ठीक है ना। मतलब मैं बात इतनी सी कहना चाह रहा हूं क्या, कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का फैक्टर ए प्लस बी हमेशा होगा जब एन जो है वो ऑड नंबर होगा। मतलब ए और बी की पावर जो होगी वो क्या होगी, ऑड नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, क्या आपने देखा कि यार मैं इसको लिख दूं अगर 2 की पावर 30 का क्यूब और यहाँ पे लिखा है 1 का क्यूब, तो आपने देखा पहला फैक्टर जो होगा इसका, आपने देखा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 की पावर 30 प्लस 1 एक फैक्टर होगा इसका। ऐसे ही अगर मैं इसको लिख दूं कि 2 की पावर 20 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो आप बोलोगे कि इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 20 प्लस 1, और फिर आगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर सकते हैं। इसके केस में 2 की पावर 5 प्लस 1 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लिखा है, 2 की पावर 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका जो फैक्टर है वो क्या है, 2 की पावर 20 प्लस 1। मतलब अगर 2 की पावर 20 प्लस 1 को कोई होल नंबर जो है वो डिवाइड करेगा, तो 2 की पावर 60 प्लस 1 को भी वो होल नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एक फैक्टर है वो यही बन रहा है 2 की पावर 20 प्लस 1, ठीक है, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन 2 टैंक्स ए और बी। ए और बी में जो वॉल्यूम है वो कितना है, 6:5। आपने मान लिया कि इसका वॉल्यूम 600 और इसका वॉल्यूम 500, आपने लेट कर लिया। क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इंक्रीज्ड बाय 30%, तो आपने देखा 30% का इंक्रीमेंट आया है। तो आपने देखा 600 का 30% कितना हो जाएगा, 600 का 30% होगा 180, और 600 में अगर मैं 180 जोड़ दूं तो आप बोलोगे कि 780 जो है कैपेसिटी हो जाएगी या वॉल्यूम हो जाएगा किसका, वाटर टैंक का, ठीक है। या फिर 600 इंटू 30% इंक्रीमेंट, 100% खुद की वैल्यू, तो यहाँ से भी 780 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक बी, टैंक बी में कितना 500, तो कितना इंक्रीज किया जाए टैंक बी का वाटर ताकि दोनों का वॉल्यूम अब सेम हो जाए, मतलब दोनों में जो पानी है वो सेम वॉल्यूम हो जाए। तो आपने देखा इसमें 780, इसमें 500, 500 से 780 लेके जाना है, तो कितने का इंक्रीमेंट चाहिए, 280 का, कितने पे, 500 पे। %56, यहाँ पे ये 56% कर लेना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट देन दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब अगर मान लो x नंबर ऐड करना है हर नंबर में और प्रोपोर्शन में लाना है, तो सबको पता, मतलब ए बी सी एंड डी जो है प्रोपोर्शन में अगर करना है तो आपको पता है A/B = C/D हो जाता है, ठीक है। तो आपको वही नंबर बताना है जो ऐड हुआ ताकि ये नंबर जो है प्रोपोर्शन में हो जाए, ठीक है ना। तो यही नंबर आपसे पूछा है, तो आपको x की वैल्यू पूछी और x के 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो ऑप्शन रख लो, पहले 1 रख लो, 1 रखा तो 9/14 हो जाएगा, और यहाँ पे 27/41, 41 तो 14 का भी बनेगा नहीं, तो आपने देखा 3 रखा, 3 रखा तो 11/16 और 29, तो 11 और 29, तो 29 का भी 11 बनता नहीं, 4, 12 और 30, और 12 के बाद 16 और 43, 43 का भी 16 नहीं बन सकता, तो आपने 2 रखा, 2x रखोगे तो 10 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, और 28 हो जाएगा, और 42 हो जाएगा, है ना, 2 रखने पे। तो आपने देखा ये भी 2/3 और इसको भी 14 पे काट सकते हो, 2/3, तो 2/3 = 2/3 बने कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में बोला है, ये देखो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है क्या कि प्लेयर का कुछ एवरेज था 15 इनिंग्स का, ठीक है। 16वें इनिंग में जो है उसने 120 स्कोर कर दिया, ठीक है। एवरेज इंक्रीज हो गया कितना, 6 रन से, मतलब पहले जो 15 इनिंग का एवरेज था वो कितना था, x। तो अब क्या हुआ, जो 16 इनिंग हो गई, मतलब 16वें इनिंग के बाद जो है एवरेज कितना हो गया आपका, x + 6। मान लो पहले एवरेज x था, अब कितना हो गया, x + 6।
16वें इनिंग में रन कितने बने 120। अब 120 रन बनने की वजह से क्या हुआ, इन 15 इनिंग का जो एवरेज है वो 6 रन इंक्रीज हो गया। आपने देखा कि 15 इनिंग का एवरेज जो है 6 रन इंक्रीज हुआ, मतलब हर इनिंग का 6 रन इंक्रीज हो गया। सॉरी, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि 16वें इनिंग में उसने 120 रन बनाए, जिसकी वजह से 15 इनिंग का जो एवरेज था वो 6 रन से इंक्रीज हो गया। मतलब हर इनिंग का एवरेज जो है वो 6 रन बढ़ गया। तो हर इनिंग का अगर 6 रन बढ़ गया तो 15 इनिंग का कितना बढ़ गया टोटल। तो आपने देखा 15 इनिंग का टोटल मिला के जो स्कोर है वो कितना बढ़ा, 15 6 90। आपने पहले क्या देखा, आपने देखा कि एवरेज जो है वो 6 बढ़ रहा है, कितने इनिंग का, 15 इनिंग का। तो टोटल जो है वो कितना बढ़ा, 90 बढ़ा। मतलब 120 ये जो स्कोर किया, इसमें से 90 रन जो है वो तो 15 इनिंग को चले गए, तो बचा कितना, आपने देखा 30। अब ये जो 30 आया है, ये जो 30 आया है, ये 15 इनिंग और 16वें इनिंग का एवरेज आया है, ठीक है। मतलब जो न्यू एवरेज है वो 30 आया है, क्योंकि इन 16 इनिंग के अंदर ये 16वां इनिंग है जिसकी वैल्यू 30 बची है, ठीक है। तो अब जो एवरेज आया आपका, अगर इसकी वैल्यू 30 बची, मतलब ये एवरेज 30 काउंट होगा। अगर आपसे पूछता कि 15 इनिंग तक कितना एवरेज था, तो आपको क्या करना होता, 30 और एवरेज कितना बढ़ा 6, मतलब नया एवरेज कितना 30 और पुराना जो था उससे 6 ज्यादा है नया एवरेज। तो आप कह सकते हो कि 15 इनिंग से पहले जो एवरेज था वो कितना था, 24। तो अभी आपका आंसर कितना है, 30। बेसिक भी पहले मैं इसका बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की पावर, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू गिवन थी, और साइन की पावर 117 थीटा प्लस कोसेक की पावर 117 थीटा आपसे पूछा था, आपकी बार स्क्वायर में पूछा है। देखो पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा की वैल्यू भी 1 हो और कोसेक थीटा की वैल्यू भी 1 हो। क्योंकि साइन थीटा जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और कोसेक थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई नहीं करता। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है कि आप बोल सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू 1, तभी कोसेक थीटा की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और इसी एक कंडीशन से दोनों को जोड़ के 2 आएगा, वरना ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बनी इस दुनिया में कि इन दोनों को जोड़ के 2 हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, एक और बताता हूं आपको, साइन थीटा और कोसेक थीटा को आप लोग क्या करें, 1/sin थीटा में चेंज कर दो। अब आपने देखा कि साइन थीटा को अगर x मानू तो ये क्या लिखा है, x + 1/x की वैल्यू 2। x + 1/x की वैल्यू अगर 2 हो तो आपको पता है x की वैल्यू जो है 1 होती है, x की वैल्यू 1 होती है मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा 1 है तो मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया, और यहां से आपके पास दोनों का थीटा आ चुका है कि थीटा जो है 90। तो आपने देखा साइन स्क्वायर 90 डिग्री और कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 पे 1 होता है, कोसेक 90 पे भी 1 होता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन मतलब ये जो है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, और ये डेज है फ्राइडे से सैटरडे। तो आपने देखा कितने का डिक्लाइन हुआ, 50 से 30 रह गया, तो आपने देखा 20 का डिक्लाइन हुआ 50 पे, तो वैल्यू जो है आपकी 40% आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला ऑन विच डे द प्रोडक्शन वाज 1/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। आपने देखा टोटल प्रोडक्शन कितनी है, 40 में 25 जोड़े 65 में 60 जोड़े 125 में 45 जोड़े 170 में 50 जोड़ा 220 में 30 जोड़े कितने हो गए 250। 250 का 1/5 कितना होगा 50। 50 जो है कब हो रहा है, तो आपने देखा फ्राइडे को। क्वेश्चन बोला हाउ मेनी टीचर आर एज्ड 45 ईयर्स और मोर। 45 ईयर कहाँ पे है, यहाँ पे 45 ईयर और मोर बट लेस देन इतना। तो देखो क्वेश्चन बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल टीचर्स अंडर 45 ईयर्स ऑफ एज। तो 45 ईयर्स से कम कितने हैं, आपने देखा कि पहले तो टोटल टीचर्स कितने हैं, 6 4 10 5 15 5 20 3 23 और 2 25। 25 जो है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है, जिसमें से 45 से ऊपर कितने हैं 5, तो 45 से नीचे कितने होंगे 20। मतलब टोटल नंबर ऑफ टीचर अगर 25 है, जिसमें से 45 से ऊपर जो है वो 5 टीचर है, तो बचे कितने, 25 में से 5 गया 20, जो कि 45 से नीचे होंगे, या फिर जोड़ लो 6 4 10 5 15 3 18 और 2 20, 4 5 20, 80% जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में बोला है
कि ए अकेला अगर किसी काम को करे तो 3 दिन में कर देगा, उसी काम को बी अगर करे तो 6 दिन में करेगा। टोटल टाइम दिया है, टोटल वर्क निकाल लो, 1 डे वर्क आ गया, और ए और बी साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो आपको पता है कि टोटल वर्क कितना 6। एक दिन में कितना काम कर लेते हैं साथ में मिलकर 3, तो एक दिन में 3 काम करते हैं तो 2 दिन में 6 काम करेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था कि 2a प्लस बी और 3a माइनस बी, डिग्री देखिए आपने 1, तो आपको x कुछ लेने की जरूरत नहीं है। a का रेशो सीधा लिखो, b का रेशो सीधा लिखो। अगर आप x लिखोगे भी तो कट ही जाएगा बाद में जाके। ठीक है, तो आपने देखा 6 प्लस रूट 5, 9 माइनस 2 रूट 5, तो रैशनलाइज कर लिया मैंने, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो आपने देखा कि अगर मैं इसी को सॉल्व करूं पहले, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 2 रूट 5 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 20, तो नीचे कितना आ गया 1/61, यही ऑप्शन है। ठीक है, सॉल्व भी कर लो चाहे। 9 6 54, रूट 5 प्लस 2 रूट 5 कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10, 9 रूट 5, 12 रूट 5, तो आपने देखा 21 रूट 5 64। सॉरी, स्पीड पूछी है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना x प्लस 1 आर लगे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x क्यूब प्लस 1। अब आपको पता है ये क्या लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप इसको बोलोगे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैं x को a मान लूँ, y को 1 मान, एक x को a मान लूँ और मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर मैं x को a मान लूँ, 1 को b मान लूँ, तो आप बोल सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी मतलब x प्लस 1, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी मतलब माइनस x इंटू 1। तो आपने देखा कि ये तो गया, तो स्पीड कितनी आ गई आपकी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, मार्क प्राइस ये आ जाएगा, निकाल लेना। क्वेश्चन में बोला है रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ वन कोड दी हुई है 20 सेंटीमीटर। आपको बोला है डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम सेंटर। आपने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। कोड कितनी थी 20 सेंटीमीटर की, 10 में डिवाइड हो गई। रेडियस कितनी है, रेडियस आपको बोला है कि रेडियस जो है ना वो 15 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर पूछा है आपसे, मतलब डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर पूछा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ये हो जाएगा, ए प्लस बी ये हो जाएगा। 25 को अगर मैं बाहर निकालूं तो 5 रूट 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला एरिया ऑफ द सर्कल जिसकी रेडियस ये है, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 5 पाई आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला एन जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है जो डिविजिबल होगा 3, 5 और 7 से। ठीक है, 3 पे भी जाएगा, 5 पे भी जाएगा, 7 पे भी जाएगा। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। ऑप्शन से करें, देखो एन जो है चारों में है, ठीक है, n जो है चारों में है, तो आप बोलोगे कि n तो 3, 5, 7 तीनों पे जा रहा है। अब n तो 3, 5, 7 अगर तीनों पे जा रहा है, तो अब जो बचा ये भी 3, 5, 7 तीनों पे जाना चाहिए, तभी कंप्लीटली डिविजिबल होगा नंबर। किस पे से, 3, 5, 7 पे से। तो आपने देखा कि 105 क्या होता है, 105 जो होता है वो 3 इंटू 5 इंटू 7 ही होता है, 7 पंजे 35 थी 105, मतलब ये वाला नंबर जो है, मतलब आप इसमें बोल सकते हो कि n तो 3, 5, 7 तीनों पे जा ही रहा है, 105 भी जो है 3 पे भी जाएगा, 5 पे भी जाएगा, 7 पे भी जाएगा, मतलब ये जो पूरा नंबर है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, 5 और 7। अब ये जो है 21 जो है 7 इंटू 3 होता है, ये अब 5 पे नहीं जाएगा। 110 जो होता है वो 5 इंटू 22 होता है, ये अब ना तो 3 पे जाएगा और ना 7 पे जाएगा। और 35 क्या होता है 7 इंटू 5, मतलब ये वाला नंबर जो है 3 पे नहीं जाएगा, तो यही ऑप्शन बचता है। क्वेश्चन बोला एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर आप इतना इंक्रीज कर दो और डिनोमिनेटर आप इतना डिक्रीज कर दो। आपने मानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है OF, आपने मान लिया कि न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, तो न्यूमरेटर को क्या हुआ 15% इंक्रीज कर दिया, 100% खुद की वैल्यू, 15% का इंक्रीमेंट मतलब 115% आ गई वैल्यू, और डिनोमिनेटर को जो है डिक्रीज कर दिया 20%, तो 100% खुद की वैल्यू, उसमें से 20% अगर डिक्रीज कर दिया तो वैल्यू कितनी रह गई 80%।
तो आपने देखा कि 100 से 100 गया, और 5 पे अगर मैं काटूँ तो ये 16 आ जाएगा और ये 23 आ जाएगा। तो आपने देखा x बाय वाई जो है वो कितना हो गया, तो 16 इंटू 7 अगर मैं करूँ, देखो डिनोमिनेटर तो कॉमन ही है, डिनोमिनेटर तो कॉमन ही है 1495 चारों ऑप्शन में। न्यूमरेटर का जो है ना यूनिट डिजिट जो है 2 होना चाहिए, तो क्योंकि 7 6 जा 42, 2 यूनिट डिजिट बनता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, मतलब यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन बोला है x प्लस वाई की वैल्यू दी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू दी है। देखो ये क्वेश्चन भी हम लोग बहुत कर चुके हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको पता है x की पावर 4 प्लस 1/x, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को अगर हमें बनाना है x प्लस वाई से, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तब जाके x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने देखा कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई, और इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू 12। x प्लस वाई कितना, 4 जो है इसको 3 पे काटेगा, तो हमने देखा x प्लस वाई जो है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 3x वाई है यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे बार बार, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें सोच रहा हूँ जो बतानी है, तो उसके चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा 16 माइनस 3xy की वैल्यू कितनी, 3, तो 3xy की वैल्यू जो है वो 16 माइनस 3 13 के इक्वल, तो xy जो है वो कितना हो गया, 13/3। अब x प्लस वाई का आप स्क्वायर कर दें, क्यों कर दें, क्योंकि सबसे पहला काम क्या था, मुझे xy निकालना था, क्योंकि xy जो है वो x प्लस वाई के होल स्क्वायर में भी काम आएगा और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के भी होल स्क्वायर में काम आएगा। तो मुझे xy निकालना सबसे नेसेसरी था कि सबसे पहले xy निकालो, ठीक है ना। आपने देखा कि x प्लस वाई की वैल्यू 4 है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो आप बोलोगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की जो वैल्यू है 16 आ गई, और xy कितना है, 13/3। तो आपने देखा 13/3 अगर xy है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 26/3। तो एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का, 48 माइनस 26/3 जो कि कितना होगा, 22/3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, 22/3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, आपने देखा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 22 का स्क्वायर कितना, 484, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 जो है वो कितनी हो जाएगी, 484/9, और यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि x प्लस नहीं x इंटू वाई का होल स्क्वायर लिखा है। तो एक्स वाई की वैल्यू है कितनी, एक्स वाई की वैल्यू है 13/3। ठीक है, तो आपने देखा 169/9 हो जाएगा। 169 को मैं 2 से मल्टीप्लाई पहले ही कर देता हूँ, तो 169 को 2 से करूँगा तो आप बोलोगे 338 आ जाएगा, है ना। 16 दूनी 32, तो अब इसको माइनस करके क्या आ रहा है, 146। 146/9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 146/9 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला एट विच रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डज एन अमाउंट बिकम डबल, मतलब अमाउंट जो है वो डबल हो गई। मान लो पहले जो है प्रिंसिपल P था, तो अब अमाउंट जो होगी, मतलब जो पहले जो अमाउंट आई थी, जो इनिशियली अमाउंट टेकन थी या जो भी अमाउंट थी, वो मान लो पहले जो है सम था, जो प्रिंसिपल था वो P था, तो अब जो अमाउंट हो चुकी है वो कितनी हो गई, डबल, मतलब 2P हो गई। तो आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये कितना हो गया, P। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना हमने P माना, रेट कितना निकालना है, टाइम कितना है, 1200। तो रेट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 100/12। तो इसको जब मैं काटूंगा तो ये 25/3 हो जाएगा, और ये 8 से ही 1/3% हो जाएगा।
अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपसे पूछा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दो फैक्टर होंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। आपको एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है कितनी, 13, और 13 हर ऑप्शन में अवेलेबल है, आपको एक्स प्लस वाई निकालना है। तो मैंने आपको बताया था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो हमने देखा x माइनस वाई कितना, 13, 13 का होल स्क्वायर कितना, 169। तो 169 प्लस 100 कितना हो गया, 269। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, √269। मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 269, x माइनस वाई की 13 दे रखी है, तो 13 √269 इज द करेक्ट आंसर। कॉस्ट प्राइस जो 33 बुक्स का है वो सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक्स, ठीक है। आपको बोला प्रॉफिट जो है 10% है, तो पहले तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लो। आपने देखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आ गया, x बाई 33। आपको बोला प्रॉफिट है 10%, तो 10% अगर प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस अगर 33 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। कैसे आएगा देख लो, 10% प्रॉफिट जो है 10% है, सेलिंग प्राइस 33 है, तो कॉस्ट प्राइस अगर मुझे निकालना है तो 33 जो कि सेलिंग प्राइस 100 इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो काफ़ी सारे तरीके निकालने के, पर जिस तरीके से मैं आपको निकलवाता चल रहा हूँ तो उसी से ही निकालेंगे। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई कितनी, 30 आ जाएगी, ठीक है। 3300 बाई 110 है, तो एक ही जीरो जाएगी, 30 आ गई। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछा है आपसे, साइड दी है, तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। 4 तिया 12√3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है cot 45 की वैल्यू 1 होती है। मैंने आपको बताया था cot A इंटू cot B इक्वल टू 1 होगा जब A प्लस B की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो 35 और 55 जोड़ा 90, 40 और 50 जोड़ा 90। तो आपने देखा 40 से 50 गया, 35 से 55 गया, या फिर cot 40 जो होता है वो 1/10 40 होता है। रुक जाओ एक चीज और, ठीक है। cot 40 जो होता है ना वो tan 50 डिग्री इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि cot थीटा जो होता है tan 90 माइनस थीटा होता है, और tan 50 जो होगा 1/cot 50 हो जाएगा। ऐसे ही cot 35 जो होगा वो 1/cot 55 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि cot 35 होगा tan 55 के इक्वल, tan 55 हो जाएगा 1/cot 55, तो उससे भी कर सकते हैं, 1 आ जाएगा आपका आंसर फाइनली, ठीक है। तो आपने देखा 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक तो आप ऑप्शन पुट करते रहो और एक आप सॉल्व कर लो। तो ऑप्शन पुट करने से आपका आंसर आ जाएगा, पर सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग। तो आपने देखा 2 दूनी 4, तो 4 के फैक्टर क्या हो गए, 4 इंटू 1 भी मान लो आप, तब भी हो जाएगा, हाँ हो गया। आपने देखा 2 sin x अगर मैं कॉमन रखूँ तो sin x प्लस 2 आ गया, और फिर sin x प्लस 2 रखने के लिए हमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 sin x माइनस 1 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो sin x की वैल्यू एक तो आ गई 1/2 और एक वैल्यू आ गई -2। sin x की वैल्यू कभी भी -2 हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन जो है लाइक करता है किसमें, -1 से 1 के बीच में, तो -2 जो है -1 से परे हो जाती है वैल्यू। sin x 1/2 तब होगा जब x जो है 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री बने π/6। पाई क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या पी क्यू की आपको लेंथ दी है 13 सेंटीमीटर, पी आर की लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर। आपने देखा हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर 12, तो बेस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद होगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपने देखा 65 नीचे आ जाएगा, तो यही ऑप्शन है जो सही है, ठीक है। 65 ही है नीचे, इसमें 13 पंजे 65,
एलसीएम जो है 65 हो जाएगा, बाकी ऊपर 12 पंजे 60 और 12 13 जाए 156। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 216/65 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है पर्सन वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, ए से बी गया 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से ए आया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, उसने कंप्लीट जर्नी में 3 घंटे लिए, डिस्टेंस बताना है। आपने देखा दो स्पीड है यार मेरे पास, अगर मेरे पास दो स्पीड है तो मेरा काम क्या है कि मैं उन दो स्पीड का एलसीएम लेके डिस्टेंस निकाल लूं। तो आपने देखा 15 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आपने देखा टाइम कैसे निकालूंगा फिर मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होगा 2, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30/30 करूंगा 1 आ जाएगा। आपने देखा कि मेरे हिसाब से, ये मैंने अपने हिसाब से डाटा कलेक्ट किया, तो मेरे हिसाब से जो है जाने में 2 टाइम लग रहा है, आने में 1 टाइम लग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो टोटल 3 टाइम लग रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि आने जाने में उसको 3 घंटे लगे, तो 3 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 1। आपसे पूछा डिस्टेंस बताओ ए से बी के बीच का, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपने देखा 1 की वैल्यू अगर 1 है तो डिस्टेंस की वैल्यू 30 आई थी, 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। पर अगर वो बोल देता क्वेश्चन में क्या कि इफ ही टेक्स 6 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब उसको आने जाने में 6 घंटे लगे, तो हमारी वैल्यू 3 आती, क्वेश्चन में वैल्यू देता 6, तो 1 की वैल्यू 2 आ जाती, 30 की वैल्यू जो कि डिस्टेंस निकालना होता 30 की वैल्यू 60 किलोमीटर आ जाती तब। पर अभी तो हमारी वैल्यू उससे मैच ही होगी, तो दिक्कत ही कुछ नहीं। क्वेश्चन में बोला द रेशियो ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इतना। आपने देखा सम ऑफ द रेशियो ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना, आपने देखा सम ऑफ द रेशियो ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 1 और 3 और 5 जोड़ू अगर मैं तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं रेशियो जोड़ दूं तीनों एंगल की किसी ट्रायंगल के तो कितना आएगा 9, और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20 डिग्री, मतलब 9 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 20। आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट एंगल, मतलब 5 की वैल्यू पूछी है। 1 की वैल्यू अगर 20 डिग्री है तो 5 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू अगर 20 डिग्री है तो 5 की वैल्यू जो है 100 डिग्री हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 9 प्लस, पहले तो आप डिवाइड सॉल्व कर लो, तो 16 डिवाइड बाई 4 कितना 4 प्लस 10, 9 प्लस 3 12। तो इसको सॉल्व करके आपने देखा कि 18 आ गया। उसके बाद आपने देखा कि 20, 4 पंजे 20, 20 18 में से -2 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करूँ तो आपने देखा 1/5 इंटू 5 कितना 1, तो 4 इंटू -2, तो 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8, तो 18 -8 कितना हो गया 10। क्वेश्चन बोला 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। पहली बात तो आपको पता है क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हो गया कि उनका सेंटर जो है सेम होगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, मतलब एक कॉर्ड ड्रॉ करी लार्जर सर्कल की जो स्मॉलेस्ट सर्कल पे टच होती जा रही है, मतलब स्मॉलेस्ट सर्कल का जो टेंजेंट है। ठीक है, तो आप एक चीज देख सकते हो, क्या आप देख सकते हो कि ये एक लाइन होगी जो कॉर्ड होगी और छोटे सर्कल के लिए क्या हो रही है टेंजेंट। तो आपने देखा टेंजेंट और रेडियस जो है आपस में कौन सा एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, या फिर ऐसा बोल लो कि आपने क्या किया सेंटर से कॉर्ड पे आपने परपेंडिकुलर गिरा तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आपने देखा रेडियस और टेंजेंट जो है 90 बनाते हैं, और आपको पता है सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिर गया तो कॉर्ड को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देगा वो। ठीक है, तो आपको लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस पता है, तो आपने देखा लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर, और स्मॉलेस्ट सर्कल का रेडियस पता है, तो स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो 12 है। तो हमने देखा 13 हिपोटेन्यूज 12 परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, अगर ये भी 5 तो ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 और 5 को जोड़ के 10 आ जाएगा, जो कि कॉर्ड हो जाएगी लार्जर सर्कल की, और स्मॉलेस्ट सर्कल का क्या होगा टेंजेंट। ठीक है, टच करती हुई जा रही है। क्वेश्चन बोला है 3 नंबर का सेट है ABC, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर कितना है 7। तो आपने देखा एवरेज अगर 7 है तो टोटल कितना हो जाएगा 14। फिर देखा एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर B प्लस C जो है वो कितना है 10 इंटू एवरेज अगर 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा 20, और फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज जो है 14 है तो टोटल कितना हो जाएगा 28। आपने देखा अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो आप देखोगे ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ B और ट्वाइस ऑफ C की वैल्यू कितनी होगी 14, और 28 कितना हो गया 42, 42 में 20 जोड़ूंगा मैं 62 हो जाएगा, तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई 31।
ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 31। तो आपने देखा कि 62/2 31 आ गया। आपसे पूछा एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स बताएं, तो इन 3 नंबर का एवरेज कितना a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 31/3 कितना आ जाएगा, कटता ही नहीं, 31/3 आ जाएगा। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एनरोलमेंट ड्यूरिंग 1995। अच्छा, 1995 से 1996 और 1998 से 1999। तो रेशो कितना होगा 150 और 300, 1/2 आ जाएगा, मतलब 1:2। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर एडमिटेड टू कोर्स ए इन द ईयर 2007। 2007 में कोर्स ए ये वाला है, और कोर्स सी जो है वो 2009 में कोर्स सी ये वाला है। तो इन दोनों का रेशो पूछा है, ठीक है। तो आपने देखा अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटा दूँ तो 0 आ जाएगा, 38/40, तो ये 2 पे जाएगा, 19/20। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 100 इन एमएससी। एमएससी में कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूट मतलब चारों इंस्टीट्यूट में एमएससी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और 100 में बात हो रही है, ठीक है। तो आपने देखा 2.4 और 2.9 कितना हो जाएगा 5.3। 5.3 में अगर मैं 5.2 जोड़ूंगा तो आप देखोगे 10.5। 10.5 में अगर मैं 1.4 जोड़ूंगा तो आप बोलोगे 11.9। तो ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इन द ईयर 2007 द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस ऑल द 4 कोर्सेज। तो आपने देखा 2007 में 4 कोर्सेज ये वाले हैं, तो इनका एवरेज पूछा है। तो आपने देखा 5 और 1 6, 6 और 4 9। तो आपने देखा 2.5 और 1.5 को अगर मैं जोड़ूँ 4 आएगा, 4 और 5 9 और 1 10। 10 का द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट 2007, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, ठीक है। तो 2.5 और 1.5 कितना 4 और 5 9 और 1 10, 10/4। तो आपने देखा एवरेज कितना आ गया 5/2। 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लिया हमने। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस है कितने, अच्छा कोर्सेज इन कॉलेज, डिफरेंट कोर्सेज है, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा 4 कोर्सेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हंड्रेड्स में कितने हैं 10। 10/4 जो कि नंबर ऑफ कोर्सेज की वैल्यू है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने 4, तो एवरेज कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज। तो आपने देखा 2.5 इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो में इतना है। ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़, और जो भी आंसर आया हो आपका HW का फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।